वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की फर्स्ट क्लास लेने वाली हूं, जिसमें मैं आपको शिक्षण अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि शिक्षण और शिक्षण अधिगम का अर्थ, यानी अगर आपका ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षण क्या होता है, या ये पूछा जाए कि शिक्षण का अर्थ बताइए, या इस तरीके से पूछा जाए कि शिक्षण अधिगम का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए, तो आपका उत्तर एक ही होगा, सेम यही उत्तर आपका होगा। चलिए देखते हैं कि शिक्षण या शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विद्यार्थी में सीखने व सिखाने तथा पढ़ने व पढ़ाने की सामान्यता शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है, इसे ही शिक्षण कहा जाता है। यानी जो विद्यार्थी में जो सीखने व सिखाने और पढ़ने व पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः एक शिक्षक के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। एक शिक्षक के द्वारा क्या होता है, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। तो ये सभी जब एक बच्चा सीखता है तो वो किसके द्वारा सीखता है, एक शिक्षक यानी अपने टीचर के द्वारा ही अपनी प्रक्रियाओं को संपन्न या पूरा कर सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। फिर कहा है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का काम करता है। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी तरीके के बच्चे आए, चाहे वो ऊंची कास्ट के हों चाहे नीची कास्ट के हों, किसी भी तरीके के बच्चे आए, वो आपके लिए एक शिक्षक के लिए क्या होता है, एक समान ही होते हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं देखते हैं वो लोग। सिर्फ शिक्षक के लिए वो उनका बच्चा, वो उनके लिए पूरे क्लास में सभी एक जैसे बच्चे होते हैं। तो यही कहा गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण सामाजिक परिवेश में अपनी पारस्परिक सहभागिता यानी आपस में जो एक सहभागिता होती है उससे अपने छात्रों तक अपने ज्ञान को, अपने कौशल को, अपने व्यवहार को और अपनी दक्षताओं को पहुंचाने का काम करता है। तो ये होता है शिक्षण और शिक्षण अधिगम का अर्थ। अगला प्रश्न है, जैसे आपसे पूछेगा शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र कितने होते हैं, ये शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से केंद्र हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य केंद्र हैं। कौन कौन सा, पहला शिक्षक, दूसरा पाठ्यक्रम और तीसरा है शिक्षार्थी। ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया के कितने मुख्य केंद्र होते हैं, 3। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य 3 केंद्र होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा पाठ्यक्रम और तीसरा होता है शिक्षार्थी। ठीक है। क्योंकि बिना शिक्षक के एक शिक्षार्थी, एक बिना टीचर के एक बच्चा अपने अंदर ज्ञान का कौशल, व्यवहार सब नहीं कर पाता। और एक शिक्षक जो होता है, अगर आपके इन तीनों में से कोई एक की भी कमी हो जाए तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षार्थी में अपने अंदर का ज्ञान, कौशल, व्यवहार विकसित करता है। और एक शिक्षार्थी यानी एक जो छात्र होता है, यानी जो एक स्टूडेंट होता है, वो एक पाठ्यक्रम के दौरान ही अपने टीचर से बहुत कुछ सीखता है। तो ये प्रक्रियाएं होना जरूरी है। ये मुख्य आपके केंद्र हैं एक शिक्षण के। कौन कौन से, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा। तो इसमें से आपका पेपर में कोई भी एक परिभाषा पूछ ली जाएगी, तो आप कैसे परिभाषा देंगे। तो मैं उन्हीं महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि जेम्स एम थाइन के अनुसार शिक्षण अधिगम की क्या परिभाषा है, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। यानी जेम्स एन थाइन के अनुसार इन्होंने कहा है, जेम्स एम थाइन ने कहा है कि शिक्षण जो है, एक समस्त शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में वृद्धि करना। यानी भी किसी भी तरीके से सीखने में क्या करना, वृद्धि करना या बढ़ना। राइंस के अनुसार क्या है, राइंस ने क्या कहा है, राइंस के अनुसार कहा गया है कि दूसरों को सीखने के लिए निर्देश देने, यानी निर्देश का मतलब होता है कि एक सही रास्ता दिखाने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशन करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी कि दूसरों को सीखने के लिए उसको सही रास्ता दिखाने, उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए, उसको सही सूचना देने के लिए, उसको सही चिन्ह दिखाने के लिए, ठीक है, उसको सही संकेत देने के लिए और कई तरीके से उसे क्या करने के लिए, रास्ता
चुनने के लिए तैयार करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। ये किसका कहना है, राइन्स का कहना है। अगला है बी.एफ. स्किनर के अनुसार, बी.एफ. स्किनर ने क्या कहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। क्या कहा इन्होंने इन्होंने कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का एक क्रम है। इन्होंने भी कहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थिति तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या परिस्थितियां तथा सामाजिक परिस्थितियां होंगी, वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रणाली प्रक्रिया होगी। यानी कि इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, यानी हर देश की शासन प्रणाली, उसका सामाजिक, उसका रहन सहन, उसका रहने का तरीका, उसका उसका भेदभाव, उसके सामाजिक और उसकी परिस्थितियां, उसके मूल्यों की परिस्थितियाँ, ये सभी शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी जिस देश की जैसी शासन प्रणाली होगी, जैसी उसके रहन-सहन होगा, जैसी उसकी परिस्थितियाँ होंगी, ठीक है? जैसे उसके समाज में जिस तरीके से लोग रहते हैं, जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक उसी तरीके से एक बच्चे की शिक्षा में भी उतना ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है? आगे प्रश्न आता है जैसे आपका शिक्षण की विशेषताएँ बताइए, या इस तरीके से पूछ लेता है कि एक अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या-क्या होती हैं? तो आपको ये उत्तर देना है। चलिए देखिए क्या होती हैं, एक अच्छे शिक्षण की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। ठीक है? शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे अलोल-जलोल कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, एक सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए, यानी कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे आप बच्चे को समझ सकें कि बच्चा हमारा कहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहा है। निदानात्मक का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों को पकड़ लेना, ठीक है? और उसका सुधार करना। उपचारात्मक मतलब दूसरों की गलतियों को, यानी बच्चों की गलतियों को दे पकड़ना कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, फिर उसका सुधार करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि बच्चों की त्रुटियों को समझना, और उपचारात्मक का मतलब होता है बच्चों की त्रुटियों को समझकर उसकी समस्या का समाधान करना। तो ये होता है शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए, यानी कि बच्चों की गलतियों को आपको समझ होना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान आपके अंदर होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की ये विशेषता होती है। एक अच्छा शिक्षण बालकों में आत्मविश्वास पैदा करता है। एक अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। एक अच्छा शिक्षण बालकों के मस्तिष्क को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि बच्चा आपसे डर रहा हो, आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, अगर उसके मन में कोई भी आशंका रह गई हो तो वो आपसे पूछने जाए तो उसको डर लगेगा, नहीं मैं पूछने जाऊंगी तो मुझे टीचर मारेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम उसका मस्तिष्क एकदम स्वतंत्रता, एकदम साफ होना चाहिए, एकदम आराम से, जब भी उसे कुछ भी कोई भी सवाल आपसे करना हो, एक शिक्षक से किसी छात्र को कोई भी सवाल करना हो तो वो आराम से उसे पूछ सके, ठीक है? और उसकी समस्या का समाधान हो सके। शिक्षक निर्देशात्मक होना चाहिए, यानी कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छे से क्या करे, पथ प्रदर्शन, हमें अच्छे से सही रास्ता चुनने के लिए बताए, ऐसा हमें ज्ञान दे जिससे हम अपने सही रास्ते को चुन सके, ठीक है? तो ये थे आपके एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं। अब अगला है आपका अच्छे शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है, यानी और या इस तरीके से पूछ ली जाए कि शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो एक अच्छे शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है या शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, केवल ये पूछ ली जाए तो भी आपको यही उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कि एक अच्छे शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। एक अच्छे शिक्षण का निम्नलिखित उद्देश्य है, बालकों को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, यानी कि इधर उधर का ज्ञान न देकर उसको वही ज्ञान देना जो उसके जीवन में हमेशा वो उसकी उसके लिए जरूरी हो, उन्हीं से ज्ञान को प्राप्त करना जो बालक के भावी जीवन में, जो बालक के आने वाले जीवन में, ठीक है, उसको उसमें मदद करे। ठीक है? बालक की मानसिक क्षमता का विकास करना, बालक की संवेदनशीलता का विकास करना, बालकों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना, यानी नए नए ज्ञान के लिए उसे प्रेरित करना, उसको तैयार करना, यानी कि वो नई नई तरीके से किस तरीके से सीख सके उसके लिए उसे तैयार करना, बालकों की क्रियात्मक पहलू का विकास करना, छात्र की व्यक्तित्व रुचियों का विकास करना। तो ये थे आपके अच्छे शिक्षण का एक उद्देश्य। अगला है शिक्षण का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है। तो किस तरीके से प्रश्न आता है, आपका प्रश्न आता है शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है बताइए, या ये पूछ लेता है शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि शिक्षण का संकुचित और व्यापक अर्थ दोनों को स्पष्ट कीजिए।
तो इस तरीके से आपका प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है, यानी शिक्षण को पूरी तरीके से समझाना एक बहुत ही कठिन है। इसलिए शिक्षण को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो शिक्षण को भी दो अर्थ दिए गए हैं। क्या? शिक्षण का व्यापक अर्थ और दूसरा है शिक्षण का संकुचित अर्थ। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है, इसमें मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षण का व्यापक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। व्यापक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत लंबा, ठीक है। तो इसमें शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जो है मनुष्य के जीवन में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती हैं। यानी आप अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना कुछ भी सीखते हैं उसे ही हम शिक्षण का व्यापक रूप कहते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से कुछ सीख रहे हैं या कोई वस्तु आपके सामने रखी है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, वातावरण से आपने कुछ सीखा, ठीक है। किसी भी माध्यम से या किसी घटना से आपने कुछ भी सीखा, जैसे आपने सीखा कि चोट लगने पर क्या क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति को जब चोट लग जाती है तो उसको अच्छे से उसका किस तरीके से उपचार करना चाहिए, और बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे माता पिता से बिहेव करना चाहिए। ये सब तरीके आप क्या होता है, ये हमेशा आप सीखते रहते हो। यानी आप अपनी पूरी लाइफ में, पूरी जब से आप जन्म आपका होता है उसके बाद तक मृत्यु तक आप जितना जो कुछ भी सीखते हैं उसी हम शिक्षण का व्यापक रूप कहते हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। तो आपका जो परिवार है, परिवार में जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, तो आप अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो शिक्षण का जो पहला शिक्षक, आपका जो सबसे पहली टीचर जो होती है वो एक माँ होती है, ठीक है। फिर आप बड़े होते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें विद्यालय में क्या क्या काम देना होता है, कैसे सबका आदर करना होता है, कैसे सम्मान करना होता है। आप बहुत साफ सफाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप विद्यालय में सीखते हैं। समाज से काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं कि ये हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी, ये चाचा या चाची, कई तरीके आप सीखते हैं। वातावरण से सीखते हैं कि ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये जानवर हैं, ये पक्षी हैं, ये सब आप सीखते हैं। उद्योग के बारे में सीखते हैं, ठीक है। सिनेमा आप जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कौन विलन है, कौन हीरो है, और कई सारी बातें उसमें सीखते हैं। राजनीति में आप सीखते हैं, नेता के बारे में सीखते हैं, कला के बारे में, साहित्य के बारे में। यानी कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत चीज़ें सीखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर शिक्षण होता है। तो ये जो आपका है, इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार से साधन व्यक्ति जीवन भर सीखता है। यानी औपचारिक का मतलब होता है, एक आप क्या होता है, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय एक औपचारिक है। क्या होता है, जैसे आप विद्यालय में गए, विद्यालय के एक समय निर्धारित होता है कि आपको इतने बजे विद्यालय पहुंचना है। फिर एक समय होता है जो छुट्टी का, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने टाइम आपको हिंदी पढ़नी है, इतनी इंग्लिश पढ़नी है, एक समय के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। तो ये औपचारिक हो गया। अनौपचारिक, दोनों प्रकार के साधन से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण का व्यापक रूप क्या होता है। तो शिक्षण का व्यापक रूप आपने इतना सीखा, इतने सीखने से आपको इतना पता चल गया कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चीज़ें सीखते रहते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण का व्यापक रूप कहते हैं। या मनुष्य के जीवन में जो निरंतर चलने वाली, यानी हमेशा चलने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण का व्यापक अर्थ कहलाती है। अगला है शिक्षण का संकुचित अर्थ। यानी शिक्षण का आप संकुचित का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। संकुचित का मतलब होता है छोटा या कम। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है, जैसे आपका प्रश्न आ गया कि शिक्षण का संकुचित अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है, बालकों को ज्ञान देना, उनको अच्छी अच्छी सूचनाएं देना, अच्छी अच्छी जानकारियां देना और उनको परामर्श करना, देना ही क्या है, शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व केंद्रित होता है, यानी एक जगह पर ये स्थापित किया जाता है। यह शिक्षण निश्चित उद्देश्यों को लेकर, निश्चित इसके अंदर एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ही जाने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है, इसमें आपका क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित स्थान होता है,
तो एक निश्चित स्थान पर और एक अनुभवी जो व्यक्ति होता है, यानी जिसको बहुत ही ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं से आपको जो शिक्षा प्राप्त होती है, वही शिक्षण का संकुचित अर्थ कहलाती है। जैसे कि आप किसी से भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप परिवार से सीख रहे हो या समाज से सीख रहे हो, इसमें इस तरीके का ऐसा नहीं है। उदाहरण में विद्यालय या कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला शिक्षण, यानी जो शिक्षण का संकुचित अर्थ है, एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय में या आप कक्षा कक्ष में अपनी क्लास में जो भी आप शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसे ही हम शिक्षण का संकुचित अर्थ कहते हैं। तो आम भाषा में हम यही कहेंगे कि शिक्षण का व्यापक अर्थ वो होता है जो आप अपने घर, समाज, विद्यालय और दुनिया भर से जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं, वो शिक्षण का व्यापक रूप कहलाता है। और जो आप शिक्षण जो आप केवल और केवल विद्यालय से ही प्राप्त करते हैं, एक कक्षा या एक क्लास में रहकर प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ। यानी जो एक आप समय पर एक उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य पर, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर आप जो सीखते हैं, उसे हम शिक्षण का संकुचित अर्थ कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके शिक्षण अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आते हैं और गारंटी है कि इस बार भी आएंगे। तो देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ लेगा। शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ बताइए, या ऐसे पूछ लेगा शिक्षण का व्यापक अर्थ बताइए या शिक्षण का संकुचित अर्थ बताइए। शिक्षण की परिभाषा आपसे पूछ लेगा, कोई एक परिभाषा बताइए। या पूछ लेगा उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, या इस तरीके से पूछ लेगा कि शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जो हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास सेकंड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।